हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे टेट एग्ज़ाम हो, या चाहे किसी भी तरह का उर्दू का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप जिस भी कंटेंट की, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उसका सिलेबस अपने साथ में रखें। और हमारी यहाँ पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे उर्दू की जो उर्दू की जो ग्रामर है, उर्दू की पेडागोजी है, या बाल विकास जो साइकोलॉजी की टॉपिक हैं, आप उसके साथ उसको अटैच करते हुए आप अपना पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से हम आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा रहे हैं। दोस्तों, उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है, हम लगभग 80 से 90% हम पढ़ चुके हैं और सिर्फ 10-15% आपका सिलेबस बचा है। इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी ही पूरा करवा लेंगे। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहले सारे क्लासेस वीडियोस आपको ऊपर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, वो ज़रूर देखें। दोस्तों, उर्दू तदरीस के तरीके जो थे उसको लेकर हमारे टॉपिक चल रहा था, हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसके अंदर मैंने कुल आपके लिए 13 तरीके आपके उर्दू तदरीस तरीक़ा को लेकर मैंने आपको बताए थे। जिसमें से हमने अभी तक जो क्लास हुई थी ऊपर, उसमें से 12 तरीके मैंने पढ़ लिए थे। 6 एक क्लास में पढ़े थे और 6 एक पार्ट में पढ़े थे। यानी कि इससे पहले 2 पार्ट बना चुका हूँ मैं तदरीस तरीक़ा को लेकर, और ये आज दोस्तों अंतिम तदरीस तरीक़ा है, जिसको हम बोलते हैं इस्तक़राई तरीक़ा। यानी कि अपने जो उर्दू कवायद को लेकर, आपके उर्दू कवायद को लेकर जो तरीक़ा है वो है दोस्तों कवायद का तरीक़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर मेथड और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों व्याकरण विधि। ये हमारा अंतिम तदरीस तरीक़ाकार है। हमने टोटल 13 तरीके पढ़ने थे, जिसमें से हमने 12 इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, और इससे ये आज जो है ये हमारा अंतिम और आखिरी तरीका है उर्दू तदरीस को लेकर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, कवायद का जो तरीका है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक है दोस्तों इस्तख़राजी तरीका और एक है इस्तक़राई तरीका। इस्तख़राजी तरीका और एक है इस्तक़राई तरीका। अब देखो दोस्तों, इसको दिमाग में कैसे रखें। इसको देखो, अलिफ सीन ते, अलिफ सीन और ते। अगर हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो अलिफ सीन और ते इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। अब अगला नाम क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर खे आ रहा है और यहाँ पर काफ आ रहा है। तो पहले खे आता है या काफ आता है? पहले खे आता है। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, इस्तख़राजी तरीका, और दूसरा क्या आएगा, इस्तक़राई तरीका। तो इस्तख़राजी तरीके को, जिसे हम इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं और हिंदी में निगमन विधि कहते हैं, और इस्तक़राई तरीके को इंडक्टिव मेथड कहते हैं और हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, आगमन निगमन क्या होता है ये अभी हम समझेंगे आगे। अब किसे कहते हैं कवायद का तरीका, यानी कि किसी भी ज़बान को सिखाने में कवायद की तदरीस निहायत ज़रूरी होती है। किसी भी कवायद को सिखाने में तदरीस निहायत ज़रूरी होती है, और इससे तकरीर और तहरीर में पुख्तगी आती है और ज़बान का मेयार बुलंद होता है। यानी कि उस ज़बान की जो वैल्यू है वो बहुत ही बुलंद होती है। इसकी तदरीस अमली होनी चाहिए, यानी कि अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए, ताकि बच्चा कवायद को रटने के बजाय उसे समझने और उस पर अमल करने के काबिल हो जाए। ठीक है दोस्तों। दर्जाए दोम से हश्तम तक, यानी कि दूसरी क्लास से लेकर 6ठी क्लास तक कवायद की तालीम बराह रास्त ना देकर असबाक के साथ साथ कवायद की सुध-बुध या कवायद सिखाए जाएं, और सानवी दर्जात में कवायद की तदरीस मजमून की शक्ल में कराई जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर देखो, दूसरी क्लास से जो 6ठी क्लास तक का बच्चा है उसको डायरेक्ट, यानी कि सीधे नियम बता दिया और बस या एग्ज़ाम्पल बता दिया और बस उसका डेफिनेशन बताकर उसका रटवा दो या उसको सीधा करवा दो। डायरेक्ट मेथड में जो बराह रास्त तरीका है, उससे आप क्लास दूसरी से लेकर 6ठी क्लास के बच्चे को कवायद नहीं सिखा सकते। और जो सानवी दर्जात में कवायद की तदरीस है, कहने का मतलब जो 10वीं क्लास है
उससे और 10वीं क्लास के ऊपर वाले विद्यार्थियों को मज़मून की शक्ल में उर्दू कवायद सिखाना चाहिए। और जो अपने दूसरी क्लास से छठी क्लास के बच्चे हैं उनको असबाक की शक्ल में, क्या समझे दोस्तों, असबाक की शक्ल में मतलब उनके जैसे मान लो कि आज आपको कोई पाठ पढ़ाना है तो उस पाठ का ये पहला भाग है, मान लो 4 लाइन है, उस 4 लाइन में जो भी उर्दू ग्रामर को लेकर 1-2 जो नाम आए हैं उसकी एक एक करके आप व्याख्या करें, उसको समझाएं। और 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको पूरा मजमून, पूरा पाठ पढ़कर उस पर उसका जो उर्दू कवायद है उसको समझाया जाए। जैसे हम सवालात करते हैं, कुछ आपके समझ में आ जाएगा। 2013 में इसको लेकर एक सवाल पुटअप किया था, तहरीर के मौसर तरीके के लिए ज़रूरी है, यानी कि तहरीरी शक्ल यानी कि लेखन कौशल को लेकर जो बहुत ही असरदार तरीका है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है दोस्तों, कवायद ज़रूरी है, ग्रामर ज़रूरी है। तदरीस 2010 में फिर सवाल पुटअप किया था, तदरीस कवायद का मतलब और मकसद क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। तदरीस कवायद का मतलब और मकसद क्या है, ज़बान की साख्त का इल्म होना, ज़बान की जो बनावट है उसका इल्म होना ही इसका मकसद है। 2010 में फिर सवाल पुटअप किया था, उर्दू कवायद किताब किसने लिखी, मौलवी अब्दुल हक ने। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आपको याद रखना है ये भी, उर्दू कवायद किताब किसने लिखी, मौलवी अब्दुल हक ने। फिर सवाल पुटअप किया था, लफ्ज़ों की सही तरतीब के लिए और ज़बानदानी के लिए ज़रूरी है, लफ्ज़ों की सही तरतीब के लिए और ज़बानदानी के लिए क्या ज़रूरी दोस्तों, कवायद की तालीम, ग्रामर की तालीम, व्याकरण की तालीम। इब्तदाई दर्जों में कवायद की तदरीस का सबसे बेहतर तरीका, जो प्राइमरी सेक्शन वाले जो बच्चे हैं इब्तदाई दर्जों में, इब्तदाई क्लासों में कवायद की तदरीस का सबसे बेहतर तरीका क्या है दोस्तों, अमली कवायद का तरीका, यानी कि अभ्यास का जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन है। अब अमली कवायद का मतलब यहाँ पर ज़बान के इस्तेमाल के अमली पहलुओं का इल्म होता है। अगर कोई अमली कवायद का तरीका इस्तेमाल करता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, ज़बान के इस्तेमाल के अमली पहलुओं का इल्म होता है। ठीक है दोस्तों, तदरीस कवायद के लिए ज़रूरी है। अब कवायद की जो तदरीस है उसके लिए ज़रूरी क्या है दोस्तों, ये भी सवाल पुटअप किया गया है दोस्तों, इल्म हज्जा, इल्म सर्फ़ और इल्म नहू, इल्म हज्जा, इल्म सर्फ़ और इल्म नहू। अब ये क्या है, इल्म हज्जा का मतलब होता है दोस्तों हुरूफ़ की जो आवाज़ है और शक्लें हैं उनका इल्म होना, हुरूफ़ की जो आवाज़ है और शक्लें हैं उनका इल्म होना। इल्म सर्फ़ बामाना लफ्ज़ों के इल्म को कहना, इल्म को जानना, यानी कि अगर कोई लफ्ज़ है वो भी मानेदार है, उसके इल्म को जानना तो वो है इल्म सर्फ़ में। इल्म नहू, जुमलों के इल्म को जानना, जुमलों के इल्म को जानना, पूरे के पूरे वाक्य के इल्म को जानना, तो वो आता है दोस्तों इल्म नहू में। अब कवायद की तदरीस के दोस्तों 2 तरीके हैं। कवायद की तदरीस के कितने तरीके हैं दोस्तों, 2 तरीके, एक तो इस्तखराजी तरीका और इस्तक़राई तरीका। क्या होता है दोस्तों, इसको एक एक करके हम समझते हैं। इस्तखराजी तरीके का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश के अंदर जिसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं और हिंदी के अंदर निगमन विधि कहते हैं। और इस तरीके का मकसद क्या है दोस्तों, इस तरीके का मकसद है बच्चे को या तालिब इल्म को मकरून से मुजर्रिद की जानिब ले जाना, यानी कि बच्चे को नज़दीक से दूर की ओर ले जाने वाले इल्म को सिखाना। यानी कि इंग्लिश के अंदर हम समझें तो अननाउन टू नाउन की ओर बच्चों को ले जाना, या अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर बच्चों को ले जाना, इस तरीके का मकसद है। यह कवायद पढ़ाने का पुराना तरीका है। पुराना का मतलब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया था ना, इस्तखराजी खे आ रहा है और उसमें इस्तक़राई काफ आ रहा है, तो पहले खे आया था या काफ आता है, पहले खे आता है, तो जो पहले पैदा होता है वो पुराना होता है। तो यहाँ पर ये पुराना तरीका है और इसमें कवायद के तहत इस्म, सिफ़त, ज़मीर, फ़ेल वगैरह की तारीफ़ बताई जाती है, उन्हें याद कराया जाता है, उनकी मिसालें बताकर तलबा से लिखवाई जाती है। यानी इसमें पहले से ही बने बनाए उसूल, मुशाहिदे और नतीजे बता दिए जाते हैं और उनको तलबा से रटाया जाता है। आप दोस्तों इसको यहाँ समझें, इस्तखराजी को आप यहाँ इस तरह में मैच करें। यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है, नी आ रहा है, नी से आप याद कर लो नियम, नी से आप क्या याद कर लो, नियम याद कर लो। तो आप इस्तखराजी तरीके में पहले क्या सिखाया जाएगा, नियम सिखाया जाएगा और फिर उसके बाद में मिसालें, उदाहरण सिखाए जाएंगे। कैसे, जैसे मैं आपको आते ही सीधा क्लास में बोल दूं कि भाई कॉपी पेन निकालो और आप लिखो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ या किसी भी जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं, लिखा दी, और फिर मैं आपको मिसाल लिखवाऊं, जैसे जयपुर,
आगरा, ताजमहल, दिल्ली, लाल किला। तो ये मेरा क्या तरीका है दोस्तों, निगमन तरीका। मैंने पहले नियम क्या लिखाया, मैंने इसम का नियम लिखा दिया। अब इस्तक़राई तरीका है वो दोस्तों इसका उल्टा है। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे उसको, तो आप इतना ही समझो, इसमें तालिब इल्म को हुरूफ, लफ्ज़ या कोई बात सही बोलना सिखाने का तरीका क्या है, इस्तख़राजी तरीका। ये सवाल पुटअप किया है दोस्तों। तालिब इल्म को हुरूफ, लफ्ज़ या कोई बात सही बोलना सिखाने का तरीका वो क्या है, इस्तख़राजी तरीका है। और फिर ये देखो, विशेषताओं को लेकर सवाल पुटअप किया था। 3 में से एक सही करनी थी और एक गलत करने, एक गलत जो थी वो छांटना था आपको। इस सवाल को किस तरीके से पुटअप किया गया था, देखो दोस्तों। तलबा की हैसियत महज सामीन की रहती है, एक ऑप्शन में ये था। ये एक तरफ़ा तरीका है, दूसरा ऑप्शन ये था। और इस्तक़राई तरीके के बरअक्स, यानी कि इस्तक़राई तरीका उसका उल्टा है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें एक ऑप्शन जो था वो गलत था, वो उसको छांटना था आपको। इस तरीके में भाई देखो, महज सामीन का तरीका क्यों है, उस्ताद आते ही पहले नियम लिखाएगा, फिर उसको एग्ज़ाम्पल से समझाएगा, तो बच्चे तब तक चुपचाप सुनेंगे। और एक तरफ़ा तरीका मतलब इसमें सिर्फ उस्ताद जो एक्टिविटी कर रहा है वो एक तरफ़ा ही तरीका है, और इस्तक़राई तरीके के बिल्कुल उल्टा है। 2013 में इसमें से जो सवाल पुटअप किया था वो इस तरीके से था। इसमें पहले से ही तयशुदा उसूल, मुशाहिदे और नतीजे बना दिए जाते हैं और तलबा को रटवा दिए जाते हैं। तो इसको इस तरीके से पूछा था, किस तरीके में पहले से ही तयशुदा उसूल, मुशाहिदे और नतीजे बना दिए जाते हैं और तलबा को रटवा दिए जाते हैं। तो वो कौन सा होगा, इस्तख़राजी तरीका। ये गैर मुअस्सर और गैर दिलचस्प तरीका है, मगर इसमें वक्त की बचत होती है। ये भी लाइन आपको याद रखनी दोस्तों। आपको ये ना देकर इस बार ये लाइन दे दे, तो ये गैर मुअस्सर यानी कि असरदार तरीका नहीं है, और गैर दिलचस्प तरीका भी है। ये असरदार तरीका नहीं है, गैर मुअस्सर। और इसमें वक्त की जो बचत होती है वो इसलिए होती है दोस्तों कि आते ही सीधा बस नियम लिखाओ, रूल्स लिखाओ, उसूल लिखाओ और एग्ज़ाम्पल लिखा दो, बात ख़त्म। 2017 में फिर से इसमें से जो सवाल पुटअप किया था वो था, इस्तक़राई तरीके के ज़रिए लेक्चर का तरीका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। इस्तक़राई यानी कि ये सवाल दोस्तों मैंने इस्तक़राई तरीके का जो क्लास थी उसमें लेना था, मैंने इसमें ले लिया। यानी कि आप यहीं पे याद रखो इसको, इस्तक़राई तरीके के ज़रिए लेक्चर का तरीका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, वो छोटे बच्चों की तालीम में होना चाहिए। यहाँ पर आप इस तरीके में इस सवाल को उल्टा कर लो कि भाई छोटे बच्चों की तालीम में कौन सा तरीका ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे इस तरीके में, इस्तक़राई तरीके में लेक्चर का तरीका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। लेक्चर का मतलब बयानिया जो तरीका है, बयानिया तरीका मतलब जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उस्ताद जो है वो बयान करके क्लास ले रहा है, व्याख्यान कौशल जिसको अपन बोलते हैं। तो उसके अंदर हम ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक सुन नहीं पाते। तो ये सवाल इस तरीके में, क्योंकि इस्तक़राई तरीके के अंदर उस्ताद क्या करता है, पहले उदाहरण देता है, फिर उसकी परिभाषाएँ देता है, फिर उसको लंबा खींचता है क्लास को। तो इस्तक़राई तरीके के ज़रिए लेक्चर का तरीका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, वो छोटे बच्चों पे होना चाहिए। तो ये सवाल वैसे जो दूसरा तरीका है ना, क़वाइद का तरीका, इस्तक़राई तरीका, उसका था यहाँ पर लिख दिया मैंने। 2017 में फिर सवाल पुटअप किया था, तदरीस क़वाइद में इस्तख़राजी तरीके के ज़रिए। 4 ऑप्शन थे, उसमें से जो सही था एक वो छांटना था। तदरीस क़वाइद में इस्तख़राजी तरीके के ज़रिए ख़ुद करके सीखने का मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम जो उस्ताद जो नियम जो उसूल बताता है सिर्फ़ उसको रट लेते हैं और उसके एग्ज़ाम्पल को रट लेते हैं, इसलिए ख़ुद करके कहाँ सीख रहे हैं। 2010 में फिर सवाल पुटअप किया था, किस तरीके में इस्तिलाहें, तारीफ़ें रटवाई जाती है, रटने का काम किस में होगा, इस्तख़राजी तरीके में। तो ये समझ में आ गया दोस्तों इस्तख़राजी तरीका। अब हम समझते हैं दोस्तों इस्तक़राई तरीका। इस्तक़राई तरीका इस्तख़राजी तरीके का बिल्कुल उल्टा है, उसकी ज़िद है। इसमें इंग्लिश में हम इसका मकसद क्या है, इसको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड और हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि। इसका मकसद है दोस्तों नाउन टू अननाउन। इस्तख़राजी तरीके में तो था अननाउन टू नाउन,
यानी कि ज्ञात से अज्ञात तो है इस्तखराजी तरीका, अगर हम ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहे हैं तो वह इस्तखराजी तरीका है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर उर्दू में जो लफ्ज़ आएगा वो कैसे आएगा, शनासा से गैर शनासा की तरफ। ये नाम रखना याद, उधर हमने पढ़ा था मकरून और मुजर्रिद दोनों नाम, इधर शनासा से गैर शनासा की तरफ, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ इस तरीके का मकसद है। तो क्या है ये तरीका पढ़ते हैं, ये अमली कवायद है, यानी कि अभ्यास का तरीका है ये अमली कवायद। ये कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है। कौन सा तरीका है, जदीद तरीका, क्योंकि काफ तो बाद में आता है खे से। ये जानी पहचानी बातों से अनजानी बातों को सीखने का तरीका है, जानी पहचानी बातों से अनजानी बातों को सीखने का तरीका है। 2015 में इसमें से सवाल पुटअप किया था। इसकी जो विशेषताएं मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक विशेषता उसमें से गलत दी थी, वो मैंने इसमें लिखी नहीं है, उसको अलग करना था। तलबा ख़ुद अमल करके कवायद की तालीम हासिल करते हैं, ख़ुद अमल करके। उसमें इस्तखराजी तरीके में तो ख़ुद अमल करके सीखने का उनको मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उस्ताद सिर्फ उसूल रटवा देता था। इसमें ख़ुद अमल करके कवायद की तालीम हासिल करते हैं। इस तरीके में उस्ताद जाने पहचाने वाक़यात, जुमलों और मिसालों के ज़रिए कवायद समझाता है। तलबा में शौक़ और तहक़ीक़ का मादा पैदा होता है। कहने का मतलब दोस्तों, आप इस्तक़राई तरीके के अंदर इस आ को याद रखो, इस आ को याद रखो। जिस तरीके से हमने इस्तख़राजी तरीके में नी याद रखा था ना, नी निगमन विधि का नी, तो उससे मैं मतलब पहले नियम बताएगा फिर उदाहरण बताएगा। लेकिन इस्तक़राजी तरीके में आप ये आ याद रखो। आ से आप क्या याद रखो दोस्तों, उदाहरण याद रख लो। आ से क्या याद रख लो, उदाहरण। तो उदाहरण से आपका मतलब यह है कि उस्ताद कोई भी आएगा वो सबसे पहले उदाहरण देगा, फिर उसके बाद में उसके नियम और उसूल और कायदे लिखाएगा। जैसे मैं आते ही बोर्ड पे लिख देता हूँ दोस्तों जयपुर, दूसरा लिख देता हूँ गांधी जी, और तीसरा लिख देता हूँ मैं ताजमहल। फिर मैं आपसे लिखवाता हूँ दोस्तों ये क्या है, बच्चे बोलेंगे ये सिटी का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है, ये कोई जगह बनी हुई है, एक मंजिल उसका नाम है। तो इस तरीके से मैं बच्चों से जानकारी पुटअप करूँगा और उसके बाद में मैं इसकी व्याख्या लिखवाऊँगा उनको कि भाई किसी भी जगह, किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान के नाम को हम इसम कहते हैं। इस तरीके से अगर मैं कोई फार्मूला अपना रहा हूँ तो वो कौन सा तरीका है, इस्तक़राई तरीका है। इस तरीके में ज़्यादा वक्त की दरकार होती है, उसमें वक्त की बचत होती थी, इसमें ज़्यादा वक्त लगता है। हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए मिसालों का तज्ज़िया करना और मुशाहिदा और मुताला करना, किसी नतीजे पर बैठना, यही इस्तक़राई तरीक़ाए तदरीस कहलाता है, यही इस्तक़राई तदरीस कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों, ये भी विशेषताओं को लेकर सवाल पुटअप हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ मिसालों का तज्ज़िया करना, एनालिसिस करना और मुताला करना, मुशाहिदा और मुताला करना और किसी नतीजे पर बैठना, यही इस्तक़राई तरीक़ाए तदरीस कहलाता है। बच्चों की मालूमात में इजाफ़ा होता है इस तरीके से। उनमें गौर व फ़िक्र का साइंस और रियाजी के मौज़ूआत इस तरीके से बआसानी पढ़े जा सकते हैं, यानी कि उनके अंदर गौर व फ़िक्र किसका, साइंस का और रियाजी के मौज़ूआत का आसानी से पढ़ा जा सकता है। और मुदर्रिस तलबा की रहनुमाई करता है, उन्हें तजुर्बा और मुशाहिदा करने का मौका देता है। भाई जैसे आते ही मैं क्लास में पूछूंगा बच्चों ये क्या है बताओ, जयपुर, तो इससे उनका तजुर्बा और मुशाहिदा भी तो बढ़ता है, उनको बोलने का मौका मिलता है, हाँ ये क्या है। जो जानते हैं वो बच्चे बताएंगे कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। फिर वो एक एक करके इसको डेफिनेशन में इसम से अटैच करेगा। समझ में आ गया दोस्तों। 2016 में इससे सवाल जो पुटअप किया था वो था क़वाइद की तदरीस के लिए ज़्यादा मौसरदार तरीका है, ज़्यादा असरदार तरीका कौन सा है क़वाइद की तदरीस में, तो वह है इस्तक़राई तरीका, क्योंकि ये तरीका नया भी है और इसमें बच्चों को अमल करके, अभ्यास करके सीखने का मौका मिलता है। पहले इसके अंदर उदाहरण सिखाया जाता है, फिर नियम से बताए जाते हैं। 2010 में इसमें से सवाल पुटअप किया था किस तरीके में ज़बान और अदब की मिसालें पेश की जाती है, मिसालें उदाहरण पेश किए जाते हैं, तो वो इस्तक़राई तरीके में। 2010 में फिर सवाल पुटअप किया था मौजू के ताल्लुक़ से तालिब इल्म से मुख्तलिफ़ बातें मालूम करने का तरीका, मौजू के ताल्लुक़ से तालिब इल्म से मुख्तलिफ़ बातें मालूम करने का तरीका है वो इस्तक़राई तरीका। जैसे हम मौजू के मुतालिक जैसे हम पढ़ रहे हैं, मान लो दोस्तों 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, 1857, या जैसे अपन अगर हिंदी में मैं लिखूँ आपके, जैसे ये इसम आज मेरा टॉपिक है। इसम के अंदर मैं आपको क्या करूँगा, आते ही पहले पूछूंगा दोस्तों जयपुर आपने नाम सुना है क्या, ताजमहल आपने नाम सुना है कि, ये तो ये मौजू से मुतालिक ही तो है दोस्तों।
नोट लगाकर आप बात लिखें यहाँ पर, इब्तदाई दर्जों में क़वाइद की तालीम इस तरीके से ही होनी चाहिए। इब्तदाई दर्जों में जो प्राइमरी सेक्शन की जो क्लास हैं उसमें इसी तरीके से तालीम होनी चाहिए। इस्तक़राई तरीक़ाए तदरीस में होता है, क्या क्या होता है भाई? देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये सवाल मैंने इसलिए दिया था आपको। इस्तक़राई तदरीस में होता है, मसला पेश किया जाता है, तारीफ़ें याद करवाई जाती है, तरीक़ाए तफ़वीज़ इख्तियार किया जाता है, मिसालें हक़ाइक़ के ज़रिए उसूल अख़ज़ किए जाते हैं। ये सवाल आया हुआ है दोस्तों, आपके रीट या सीटेट में कोई सवाल ये आया हुआ है। तो इस्तक़राई तरीक़े के अंदर मसले पेश किए जाते हैं, ये गलत है। तारीफ़ें याद करवाई जाती, याद करवाने का काम इस्तख़राजी तरीक़े में था। तरीक़ाए तफ़वीज़ इख्तियार किया जाता है, इसका मतलब हम बच्चों को असाइनमेंट थोड़ी दे रहे हैं, तरीक़ाए तफ़वीज़ में तो असाइनमेंट देने का काम था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन। मिसालें मतलब उदाहरण, हक़ाइक़ के ज़रिए उसूल अख़ज़ कराए जाते हैं, यानी कि नियम कायदे सिखाए जाते हैं, वो भी मिसालों के ज़रिए। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों तरीक़ाए तदरीस को लेकर वैसे मैंने जितने भी सवालात थे जो आए हुए थे वो मैंने आपकी विषय वस्तु में पहले से ही शामिल कर दिया था। फिर भी कुछ 1-2 सवाल, 2-4 सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको भी अच्छे से समझें। सीधे उस ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाना कौन सा तरीका है? सीधा उसी ज़बान में जो बच्चा आया है उसी ज़बान में सीधा उसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है, तो ये कौन सा तरीका दोस्तों? अमली तरीका होगा या क़वाइद का तरीका होगा या बराह रास्त का तरीका होगा या तर्जुमा का तरीका होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बराह रास्त तरीका, जिसको हमने इंग्लिश में बोला था डायरेक्ट मेथड। उसी ज़बान में, डायरेक्ट उसी ज़बान में बच्चे को सीधा सिखाना। दूसरा सवाल है दोस्तों, ख़ामोश मुताला के क्या फ़ायदे हैं भाई? ख़ामोश मुताला के यानी कि मौन वाचन के क्या क्या फ़ायदे हैं? सुकून और इत्मीनान से मुताला होता है, थकान नहीं होती है और पढ़ने की रफ़्तार बढ़ती है और सभी फ़ायदे हैं। इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन है। अगर आप ख़ामोश मुताला कर रहे हैं तो सुकून और इत्मीनान से आप मुताला होता है आपका, थकान भी नहीं होती इससे और पढ़ने की रफ़्तार भी इससे बढ़ती है। सवाल नंबर 3, बोलकर या पढ़कर सुनाने के तरीके को क्या कहते हैं दोस्तों? उस्ताद जो है वो बोल रहा है और आप साथ में पढ़ भी रहा है और विद्यार्थियों को सुना भी रहा है, तो उस तरीके को क्या कहेंगे? समाई तरीका या बसरी तरीका या बयानिया तरीका या तहरीरी तरीका? समाई तरीके में तो सिर्फ सुनना जाता है, बसरी में सिर्फ देखा जाता है, बयानिया तरीके के अंदर इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? क्योंकि तहरीरी तरीके में लिखा जाता है, बयानिया तरीके में बोलकर या पढ़कर जो सुनाने का तरीका है वो क्या है? बयानिया तरीका है। तरीक़ाए तफ़वीज़ के ज़रिए तलबा की किस सलाहियत में इजाफ़ा होता है? तरीक़ाए तफ़वीज़ में हमने पढ़ा था कि असाइनमेंट दिया जाता है और वो भी एक तयशुदा वक्त में बच्चों को वापस सबमिट कराना होता है। तो तरीक़ाए तफ़वीज़ के ज़रिए तलबा की किस सलाहियत में इजाफ़ा होता है? तहरीरी और तकरीरी और तलफ़ुज़। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तलफ़ुज़ के अंदर। समझ में आ गया दोस्तों? ये 4 नंबर ऑप्शन। 5वां सवाल है, लेक्चर का तरीक़ाए तदरीस जब इमला के तरीके में तब्दील हो जाए तो इस तरीक़ाए कार की। लेक्चर का तरीका क्या था? बयानिया तरीका था, और जब इसमें इमला के तरीके में इसको तब्दील कर दिया जाए लेक्चर के तरीके में, यानी कि इमला का मतलब ये तहरीरी शक्ल हो गई, इसकी लिखने से संबंधित हो गया। लेक्चर के तरीके को अगर लिखने के तरीके में तब्दील कर दिया जाए तो इस तरीके की क्या होगी दोस्तों? वुसअत, मतलब ये फैलेगा, नशोनुमा होगी या ख़राबी होगी या खूबी होगी। तो जाहिर सी बात है कि भाई लेक्चर का तरीका तो एक बयानिया तरीका है और इमला एक तहरीरी तरीका है, तो दोनों आपस में अगर एक्सचेंज होंगे तो इसमें तो ख़राबी आएगी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, तरीक़ाए तफ़वीज़ किन जमातों में इस्तेमाल नहीं हो सकता? तरीक़ाए तफ़वीज़ किन जमातों में इस्तेमाल नहीं हो सकता? तरीक़ाए तफ़वीज़, असाइनमेंट, सत्रीय कार्य याद रखो दोस्तों, तो इब्तदाई जमात में या वस्तानी जमात में या सानवी जमात में या आला सानवी जमात में। तो छोटे बच्चे बेचारे असाइनमेंट वगैरह किस तरीके से करेंगे एक तयशुदा वक्त में? तो ये सवाल इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां सवाल है दोस्तों, मुताला ज़ेर निगरानी। मुताला ज़ेर निगरानी तरीक़ाए कार में मुदर्रिस का रोल होता है बच्चों को तफ़वीज़ात दें और बच्चे उन्हें अपने तौर पर मुकम्मल करें, बच्चों की इनफरादी दुश्वारियाँ दूर करें और बच्चों के सिर्फ़ इज्तिमाई दुश्वारियों पर हिदायत दें और इनमें से कोई नहीं। मुताला ज़ेर निगरानी तरीक़ाए कार में मुदर्रिस का रोल होता है
बच्चों की इनफरादी दुश्वारियाँ दूर करे। प्रत्येक बच्चे की जो समस्या है, जो दुश्वारी है, उसको दूर करते हुए ज़ेर निगरानी मुताला करवाए उसको। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तदरीस के दौरान सवालात करने का अहम मकसद होता है। तदरीस के दौरान तो ज़हीन और कमज़ोर दिमाग के तलबा में तफरीक की जाए, तलबा को सबक की मालूमात फ़राहम की जाए, जानकारी दी जाए। तदरीस में तलबा की ज़हनी फ़ाली शामिल किए जाए, यानी कि उसके मस्तिष्क, उसकी जो ज़हनी कार्य है उसको शामिल किया जाए और तलबा को परेशानी में डाला जाए। सवाल क्या है? तदरीस के दौरान सवालात करने का अहम मकसद होता है दोस्तों, तदरीस में तलबा की ज़हनी फ़याली को शामिल किया जाए। यानी कि जब क्लास चल रही है तो उस टाइम बच्चे की जो मानसिक शक्ति है, मानसिक शैली है, मानसिक कार्य है, उसको क्लास में शामिल करने के लिए आप उससे लगातार सवाल जवाब करते रहो ताकि उसका मस्तिष्क जो है वो क्लास में रहे। सवाल नंबर 9, तख्त स्याह पर लिखने के लिए मुदर्रिस को किस जानिब खड़ा होकर लिखना चाहिए? दोस्तों ये सवाल 2-3 बार पूछ लिया गया है रीट में या सीटेट के अंदर। तख्त स्याह पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए मुदर्रिस को किस जानिब खड़ा होना चाहिए? ये जैसे ब्लैक बोर्ड है, अब यहाँ पर शिक्षक को किस तरफ उस बोर्ड पे काम करते हुए लिखना चाहिए? बाईं जानिब, दाईं जानिब, तख्त स्याह के आगे, कहीं भी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, कई विद्यार्थियों के तो विचारों को ये बायां दायां का ही कन्फ्यूज़न है। इसका राइट आंसर वैसे बाईं जानिब होगा। बाईं जानिब का मतलब आप इसी तरीके से समझ लो, ये बोर्ड है तो इस बोर्ड के अंदर ये तो होते हैं दाहिनी साइड और ये होती है बायां साइड, तो ये बायां है और ये दायां साइड है, दाहिना साइड। तो आपको हमेशा पढ़ाते वक्त किस साइड में? जो बाईं जानिब है, बाईं जानिब, इस साइड में आपको खड़े रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तदरीस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? क्लास के अंदर अगर आप जा रहे हो तो जाते ही आपकी जो तदरीस है, जो आपका शिक्षण है, वो कैसे शुरू होना चाहिए? कागज़ के इल्म से, या लिख कर, या खामोश रहकर, या बातचीत करके? ये भी सवाल आया हुआ है दोस्तों। ये जितने भी सवाल आए हुए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत करके आप तदरीस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज ये हमारी क्लास शुरू हुई, ख़त्म हो गई है दोस्तों, जिसमें मैंने आपके सामने जो उर्दू तदरीस तरीक़ाकार को लेकर जो आपके जो अंतिम यानी कि 13वां जो तरीका था क़वाइद का तरीका, वो आज की क्लास में हमने पूरा कर लिया है। और ये उर्दू तदरीस के जितने भी 13 तरीके थे, टोटल हमने कितने तरीके पढ़े हैं? 13 तरीके पढ़े हैं। वो 3 पार्ट में पढ़े हैं दोस्तों, 1, 2 और 3। इन 3 पार्ट के अंदर पहले 6 तरीके पढ़े, फिर 6 तरीके पढ़े, और तीसरे पार्ट में हमने दोस्तों क़वाइद का तरीका पढ़ा है। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो बराए मेहरबानी सिर्फ़ आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को, मेरी इस मेहनत को अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक चैनल पे, अपने फेसबुक आईडी पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। इतनी सी आप मेहरबानी करें बराए आप। और अगर ये प्रयास सचमुच मेरा पसंद आ रहा है और कैसी लगी ये क्लास आपको, अपना कीमती मशवरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद।